ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय ललित भाई साहब आए हैं। सभी जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। और भाई साहब के स्वागत में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आए, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई। तो भाई साहब का हम सत्कार में तहे दिल से सत्कार करते हैं। हमारे भाई साहब पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। आप 93 में केवल 21 वर्ष की आयु में ही आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और 97 से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे और 2007 से ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू मुख्यालय में आप वहां पे समर्पित है। और हमारे भाई साहब ने कई प्रकार की किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि सदा स्वस्थ जीवन, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकार से आपने कई प्रकार की किताबें लिखी। साथ में आपने कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। उनमें से मुख्य प्रोजेक्ट है टच द लाइट। सुना है आप सबने इन प्रोजेक्ट्स का? जो स्कूल्स में प्रोग्राम कराते हैं बच्चों का, टच द लाइट प्रोजेक्ट है। आपने 2010 में 100 करोड़ मिनट शुभकामना यानी बिलियन मिनट्स गुड विशेस का प्रोजेक्ट भी बनाया। इसके बारे में भी सुना होगा कईयों ने। भाई साहब हमारे कनेक्ट वन यानी बीके अकाउंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने के प्रेरणारत भी है। अर्थात मैं कहना चाहूंगी हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी है, आप सीए है, फाइनेंस फ्रेटर्निटी सेवा के चेयरमैन भी है। यानी हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज में एक तरह से मैं ये सिंपल भाषा में कहना चाहूंगी, जितने भी सेंटर्स है और उस सेंटर्स के जो भी हिसाब किताब होते हैं, चाहे कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ लिया, उस सबका पाई पैसा खबर भाई साहब रखते हैं। हमें सब कुछ खबर देना होता है यज्ञ में सच्चाई सफाई के साथ। और भाई साहब हमारे सम्मुख बैठे हैं, तो खास मैं जैसे कि अकाउंट्स करती हूँ तो मेरे लिए तो लग रहा है कि हमारे बॉस बैठे हैं। तो ऐसे भाई साहब का मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। यहाँ तो सभी इतने खुश हैं, निश्चिंत है, इसीलिए खुश हैं। तो फिर तो ये क्लास की भी जरूरत नहीं है। या जब सेवा केंद्र के अंदर आते हैं तब खुशी बढ़ जाती है। फिर बाहर कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, चलो उसके लिए चर्चा कर लेते हैं। चिंता जो है, निश्चिंत रहने का क्यों सोचा जाता है? क्योंकि चिंता हो जाती है उसको कैसे दूर करें इसका। और जब चिंता होती है तो उसकी निशानी क्या होती है? शब्दों में अगर कहें तो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे कब हो गया, ये कब होगा, ये थोड़े चिंता वालों के शब्द होते हैं, मन में इस प्रकार से चलते रहते हैं। जब भी ये क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न चलता हो तब थोड़ा कहीं कहीं चिंता का भाव चेहरे पर होता है। अभी बताया कि बाबा का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात की चिंता है? तो मन बुद्धि भी कहाँ है? यही है ना। तो हाथ सिर पर है, वो कौन सा हाथ है? श्रीमत का हाथ है। कोई फिजिकल हाथ तो है नहीं, बाबा तो निराकार है। तो फिर कौन सा हाथ सिर पर है? श्रीमत का हाथ। और बाबा ने जो है वो ज्ञान हमें दिया है। वो ज्ञान कहाँ रहता है? यहाँ आत्मा में। जब वो ज्ञान स्वरूप बन जाती है तो फिर चिंता दूर हो जाती है। तो बाबा ने मुरली में हमें
कई विशेष ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम अगर स्वरूप हो जाए, हमको याद रहे वो समय पर, तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। और ये जो क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ये जो क्यों लगती है ना, वहां पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। वो कौन सा ज्ञान है जो बाबा ने मुरली में हमें दिया, जो हमें चिंता मुक्त कर सकता है? वो है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा का इतना वंडरफुल ज्ञान है कि अगर वो ड्रामा का वंडरफुल ज्ञान हम समझ ले रहे यथार्थ रूप में, जो बाबा ने बताना चाहा उस यथार्थ रूप में हम समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता हमारे पास भी आ सकती है। ड्रामा का मैं 4 विशेषताएं बताऊंगा ड्रामा की। बस वो 4 विशेषताएं अगर हमें याद रहे तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। ड्रामा की पहली विशेषता है कि ड्रामा फिक्स है। अब ड्रामा फिक्स है का मतलब, और ये विशेषताएं बाबा ने मुरली में हमें सुनाई हुई है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ड्रामा फिक्स है, तो फिक्स है का क्या मतलब है? ड्रामा फिक्स है मतलब हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। फिक्स का मतलब है वो, जैसे ये दीवार यहां फिक्स है, तो जो चीज फिक्स होती है उसके साथ टकराने का कोई मतलब, जो फिक्स है वहां टकराने से तो और ही अपना नुकसान हो। समझदार क्या होगा कि उसमें से कैसे सहज रास्ता निकल सकता है वो निकाल ले, टकराने के बजाय। जैसे ये दीवारें हैं, ये भी दीवार है, पीछे भी दीवार है, सब तरफ दीवार बनी हुई है, फिक्स है ये सब। अब इसमें से बाहर निकलना है, इस हॉल में से, तो क्या हम ये जो फिक्स दीवारें हैं इससे टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। हम क्या करेंगे? हम दरवाजा ढूंढेंगे। तो चलो दरवाजा किधर है, ढूंढ के दरवाजे में से बाहर निकल जाएंगे। तो ड्रामा में भी हर सीन वो फिक्स है, तो उससे हम टकराने के नहीं, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये जब हम फिक्स के साथ टकराते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, तब चिंता हो जाती है। तो क्या करें? एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, फिक्स ड्रामा को स्वीकार करें। यहां एक बात मैं पहले आपको और बताना चाहता हूं, कई भाई बहन ड्रामा के ज्ञान में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। तो ड्रामा में सब फिक्स है तो फिर क्यों क्लास में जाने का, क्यों जल्दी उठने का? जब फिक्स ही है ना तो हो जाएगा, जैसा होना होगा वैसे। पुरुषार्थ और ड्रामा, इन 2 शब्दों को यथार्थ में हमें समझना है। जो घटना घटने वाली है, अभी घटी नहीं है, घटने वाली है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। वो बेस्ट रीति हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और जब वो घटना घट जाती है, चाहे वो हमारी इच्छा के अनुरूप घटी या हमारी इच्छा के विरुद्ध हुई, जैसा हम चाहते वैसी हुई या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, तो भी जब वो घटना घट गई तो वो ड्रामा हो गया। फिर उस समय ड्रामा यूज करना होता है। घटना घटने से पहले क्या करना होता है? पुरुषार्थ करना होता है। और जब घट जाती है तो फिर स्वीकार करना होता है कि ये ड्रामा है। यहां ये डिफरेंस जिसको याद रहेगा ना,
वो ड्रामा को यथार्थ अप्लाई कर सकेगा। जैसे हमें राजधानी पकड़नी है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? समय पर निकलना, यहां से शॉर्टकट जिस रास्ते से हम जा सके उससे जाएं, हम जो रास्ते में कहीं रुके नहीं, सीधा सीधा जाएं। वहां पहुंचते पहुंचते टाइम हो गया है तो थोड़ा ट्रैफिक है तो उतर के पैदल भी चले जाएं। ये पुरुषार्थ है सब। शायद थोड़ा प्लेटफॉर्म पर जल्दी चलना पड़े या थोड़ा दौड़ना पड़े तो दौड़ भी लेवे, वो पुरुषार्थ है। और जैसे ही हम वहां पहुंचे और ट्रेन निकली, चाहे हम बैठ गए तो भी ड्रामा, हमारे सामने निकल गई तो भी ड्रामा, पर लास्ट मिनट तक पुरुषार्थ पूरा करने का। बाबा भी क्या कहता है कि जो पुरुषार्थ करता है बाबा उसकी मदद करता है। मुझे याद है हम अहमदाबाद में खुश राजी भवन जो है सीनियर सिटीजन होम, तो वो जब बन रहा था तो उसके लिए कुछ सामान खरीदने पानीपत गए थे। मेरे साथ 2 बहनें भी थी, गए थे। वापिस जब आए वो कार से हमको लेके आए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो इतना ट्रैफिक, हम 1-1.5 घंटा पहले थे फिर भी वो ट्रैफिक में हमारा 1-1.5 घंटा निकल गया। 10-15 मिनट रहा था तो आधा पौना किलोमीटर ट्रैफिक था तो हम उतर गए कार से और तीनों हाथ में एक बैग लिए हुए पैदल चले। फिर 16 प्लेटफॉर्म पे से 1 प्लेटफॉर्म पे उल्टे रास्ते से जाए, फिर दौड़ के उतरे और जैसे ही ट्रेन में पैर रखा और ट्रेन चल पड़ी। तो पुरुषार्थ किया, निकल जाती। अभी मैं बॉम्बे गया 5-7 दिन पहले की बात, 20 तारीख सवेरे की फ्लाइट से गया और रात की फ्लाइट से वापस अहमदाबाद रिटर्न होना था। तो फ्लाइट से गया, मैं दिन भर काम निपटाया, रात की फ्लाइट से रिटर्न होना था। तो बॉम्बे में भी ट्रैफिक बहुत होता है, तो 3 घंटे पहले मैंने निकलने का डिसाइड किया। तो वेब चेक किया तो वेब चेक हो ही नहीं, बोले 48 घंटे से पहले वेब चेक नहीं होगा। उसके पहले मैंने कहा अभी तो 4 घंटा ही बाकी है, तो फिर 48 घंटे की क्या बात है। फिर टिकट को ध्यान से देखा, क्योंकि किसी ने बुक किया था एजेंट ने, मैंने तो उस समय देखा नहीं, मैंने कहा ठीक ही होगा। तो 20 फरवरी के बदलाए 20 मार्च का टिकट कर दिया। अब मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, ड्रामा कुछ हो गया, चलो ड्रामा। दूसरी फ्लाइट की टिकट देखी तो 20,000 22,000 उस समय रात की फ्लाइट। अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट देखी तो भी 11,000। तो बहुत महंगा मामला है। फिर ट्रेन का देखा तो सब पैक, सेम डे तो कहां मिलेगा, सब कुछ पैक। फिर ट्रैवल्स में आया, रात 10 बजे की ट्रैवल्स, वहां स्लीपर क्लोथ चलती है अहमदाबाद तक, 11 घंटे का सफर है, उसमें आ गए, ड्रामा बस स्वीकार कर लिए। तो घटना घटे उसके पहले तो पुरुषार्थ पूरा करना है, लेकिन जब घट जाए तो ड्रामा, क्योंकि वो फिक्स है, उसको स्वीकार करें। उसको दूसरा नाम है उसका, वो सत्य है। एक बार रमेश भाई जी मम्मा के साथ बैठे थे वहां आबू में, दोनों बैठ के रूम में कोई चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय एक टीचर बहन आई, आके फिर मम्मा को सुनाया उस सेंटर का समाचार। तो उस समाचार में कुछ थोड़ा बहुत सेंटर को भी नुकसान हुआ वो बात थी, वो बहन को भी थोड़ा तकलीफ हुआ वो बात था, किसी के व्यवहार से, किसी स्टूडेंट के व्यवहार से ऐसा सब हुआ था। मम्मा ने ध्यान से सुना, फिर मम्मा ने उसको ज्ञान की थोड़ी बात समझाई, उसको हल्का किया, फिर कहा कि देखो बहन यही सत्य है, अब इसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ऐसे समझा के उसको विदाई दी। जब वो गई तो रमेश भाई जी ने मम्मा से कहा कि मम्मा ये जो बहन समाचार सुना है ये तो गलत था। गलत मतलब इसके साथ गलत हुआ, सेंटर के साथ गलत किया उस स्टूडेंट ने।
तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि यही सत्य है, इसको स्वीकार करके आगे बढ़ो? एक्चुअली तो गलत हुई थी पूरी घटना, ये सत्य कैसे है? तो मम्मा ने कहा, रमेश जी, मम्मा जी लगा के बोलती थी, तो मम्मा ने कहा कि रमेश जी, ये घटना घट चुकी है ना? कि हाँ, घट चुकी है। तो जो चीज घट चुकी है वो सत्य है, क्योंकि कल्प पहले भी वही हुआ था, कल्प बाद भी वही होना है। ये अपरिवर्तनीय है, जो हुआ वो अपरिवर्तनीय है, इसलिए वही सत्य है। भले हमको नुकसान हुआ, लेकिन कल्प कल्प यही होना है, इसलिए सत्य को स्वीकार करना होता है। तो हम पुरानी बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाबा की याद में रह सकते हैं। तो जो हो चुका उसको स्वीकार कर ले, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, वो फिक्स है, वो सत्य है, स्वीकार करके आगे बढ़े। तो ड्रामा का पहला विशेषता क्या है? ड्रामा फिक्स है, सत्य है। ठीक है। ड्रामा की दूसरी विशेषता कि ड्रामा एक्यूरेट। एक्यूरेट का क्या मतलब है? इंग्लिश शब्द है एक्यूरेट, हिंदी में जहां जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ है या हो रहा है, ये एक्यूरेट है। ये जैसे ये शरीर में नाक यहां होनी चाहिए, ये एक्यूरेट, यहां होते तो कुछ अलग ही रूप होता है, ये एक्यूरेट है सब। लेकिन बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि कुछ बच्चे बाबा को भी सलाह देते हैं कि बाबा अगर ऐसा करते तो अच्छा होता, बाबा वैसा करते तो अच्छा होता। आत्माओं को तो सलाह देते ही है, लेकिन भगवान को भी सलाह देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि ड्रामा एक्यूरेट है, जो होना चाहिए था एग्जैक्टली वही हुआ है। और ये ड्रामा भगवान को भी बहुत प्रिय है। और जब भगवान को प्रिय है तो हमें अप्रिय होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। एक भाई था एक गांव में, बड़ा होशियार समझता था अपने आप, बहुत होशियार, हर किसी को सलाह देता, बिन मांगे सलाह देता, सब परेशान थे उससे। एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, पुराने जमाने की बात, गर्मियों के दिन थे, सवेरे सवेरे निकला। जब वो सवेरे सवेरे निकला तो जैसे ही गांव से बाहर निकला, पैदल जा रहा था, गांव से बाहर निकला तो एक किसान की झोपड़ी थी, उसने बाहर थोड़ी सब्जियां उगाई हुई थी, तो उसमें से एक बेल होती है ना, बेल, वो चढ़ती चढ़ती वो किसान की छत पर गई और वहां पर एक कद्दू उसके ऊपर लगा हुआ था, इतना बड़ा 8-10 किलो का कद्दू, तो छत के ऊपर जैसे उस बेल पर लगा हुआ था। वो खड़ा खड़ा देखने लगा, ये भगवान का प्लानिंग ठीक नहीं है, भगवान के यहाँ ठीक से प्लानिंग नहीं होता है। अब ये इतनी पतली सी बेल है जो खुद खड़ी नहीं रह सकती है, इतनी पतली है तो खुद भी खड़ी नहीं रह सकती है, और इसके ऊपर ये 8-10 किलो का कद्दू लगा दिया। ये कैसा प्लानिंग है? इस पर तो छोटे छोटे से 100-200 ग्राम के फल होने चाहिए, तो इस पे 8-10 किलो का कद्दू लगा दिया, ये तो ठीक नहीं है, भगवान का प्लानिंग ठीक नहीं है। सोचता सोचता आगे बढ़ा। दोपहर हो गई, धूप बहुत थी, प्यास लग रही थी, थक गया था, सोचा कहीं पानी मिल जाए और छाया मिल जाए तो विश्राम कर लो। आगे एक पेड़ दिखाई दिया, गया तो पास में कुआं था, कुएं में से पानी निकाला, पिया ठंडा पानी। फिर पेड़ की अच्छी छाया थी तो सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अपना टॉवेल बिछाया और पेड़ के नीचे सो गया। जब सोया तो नजर ऊपर गई, नजर ऊपर गई तो छोटे छोटे फल लग रहे थे, बेल फल, बेल फल होता है एप्पल जैसा, बेल फल लग रहे थे। फिर विचार आ गया, देखो भगवान का प्लानिंग ठीक नहीं है,
कैसा प्लानिंग है। देखो इतना बड़ा पेड़ कि मैं हाथ में भी नहीं ले सकता, इतना बड़ा पेड़, इतनी बड़ी बड़ी टहनियां इसकी, और फल इतना सा लगाया इस पे। वो कद्दू यहाँ होना चाहिए था एक्चुअली, ये यहाँ इस पे लगा दिया। भगवान के यहाँ चेंज करना चाहिए सिस्टम थोड़ा। नींद आ गई सोचते सोचते, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, एकदम से नींद आ गई। थोड़ी तेज हवा चली, ऊपर से बेल फल गिरा सीधा यहाँ पे, ऊपर से इतना तेज गिरा था वो तो बेहोश ही हो गया। कुछ रास्ते में लोग जा रहे थे, देखा ये कोई बेहोश पड़ा हुआ है, उस पर पानी छांटा और उसको जगाया। जागते ही वो देखने लगा मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं। चेक किया खुद को, क्योंकि अनकॉन्शियस हो गया था। चेक किया जिंदा, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ क्यों दर्द हो रहा है। तो बाजू में देखा तो वो बेल फल पड़ा हुआ था पका। तो अच्छा ये ऊपर से गिरा यहाँ पर, इसलिए मेरे बेहोश हो गया मैं। फिर विचार आया कि ऊपर कद्दू होता और कद्दू गिरता तो सिर में तो क्या हो जाता। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान का प्लानिंग एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है। जो जहां लगना चाहिए वहीं पे उन्होंने लगाया है उसको। तो ये कई चीजें थोड़ी ठोकर लगने के बाद समझ में आती है आपको। अगर भगवान के शब्दों पर विश्वास कर ले तो भगवान ने पहले ही कहा एक्यूरेट है। अब उस पर विश्वास कर लो ना। ठोकर लगे और दुख हो, चिंता हो, टाइम वेस्ट हो, और उसके बाद समझ में आवे, वो भी कभी 2 दिन में समझ में आवे, 2 महीने में आवे, 2 साल में समझ में आवे कभी कभी। इससे अच्छा पहले ही समझ ले भगवान कह रहा है भाई एक्यूरेट है। जिसने जो व्यवहार किया एक्यूरेट है सब, जहां जो घटना घटी एक्यूरेट है। अब एक्यूरेट है तो उसमें क्या और कैसे का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो ड्रामा की ये दूसरी विशेषता, ड्रामा एक्यूरेट है, ये हमें याद रहे। तीसरी विशेषता ड्रामा की, ड्रामा कल्याणकारी है। क्या है? कल्याण बहुत बड़ा शब्द है। कल्याण में सब पॉजिटिविटी आ जाती है। किसी को इंजेक्शन लगाया तो वो भी कल्याणकारी, दुख हो रहा है, चुभ रहा है, वो दर्द हो रहा है, लेकिन कल्याणकारी है क्योंकि उससे भला होना है उसका। किसी का चीर फाड़ किया तो भी कल्याणकारी, मतलब कल्याण में वो अल्टीमेट पॉजिटिविटी आ जाती है कि अल्टीमेट उसमें भला होना है, उसको कल्याणकारी शब्द। प्रोसेस कुछ भी हो लेकिन अल्टीमेटली कल्याणकारी है। तो ड्रामा भी कल्याणकारी है। लेकिन प्रश्न बहुत उठते हैं, ऐसे कैसे हो गया, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, नुकसान हो गया मेरा। तो बहुत प्रश्न उठते हैं कल्याणकारी। लेकिन अगर हम थोड़ा धीरज रखें और हमारे सोचने का परसेप्शन बदल दे, पॉजिटिव कर दे एटीट्यूड, तो हमें उसमें कल्याण दिखाई देगा। ढूंढना पड़ता है कल्याण। मैं और मेरा एक मित्र, बहुत वर्षों पहले की बात है, तो सर्दियों के दिन थे, तो तीसरे मित्र के यहाँ गए सवेरे सवेरे 7 बजे, कुछ जरूरी काम था। हम दोनों फ्रेंड्स तीसरे फ्रेंड के यहाँ गए, तो जाके बैठे थे। तो वो फ्रेंड जिसके घर गए, वो उसकी वाइफ जो है वो पानी के 2 ग्लास लेके आई। कांच के ग्लास था ऐसा, 2 ग्लास भर के लेके आई। तो मैंने भी देखा, मेरे फ्रेंड मेरा साथ में आया था उसने भी देखा, तो ग्लास आधा भरा हुआ था। तो उसको विचार आया, मैं कंजूस है, पानी तो फ्री में आता है, वो भी आधा ग्लास भर के लाए। पूरा ग्लास भरते तो अच्छा भी लगता, लेकिन ये तो है ही कंजूस, पूरा परिवार ही कंजूस है, इसलिए आधा भरते।
मैं सोच रहा था कि कितनी समझदार लेडीज है। सर्दियों के दिन है, पानी तो पीना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक घूंट पी लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए केवल। एक घूंट पिएंगे तो बाकी का पानी क्या करेंगे? वो वैसे ही वॉश बेसिन में डालना है, वेस्ट जाएगा। तो कितनी समझदार है कि आधा ग्लास ही लेके आई, नहीं तो और आधा वेस्ट हो जाता। मैं ये सोच रहा था। अब घटना एक ही घट रही थी, लेकिन परसेप्शन अलग था सोचने का। एक को उसी से दुख हो रहा था, एक को इसी से सुख हो रहा था। तो हमको भी अपने दिमाग का, हमारी जो सोचने का क्रिया है, उसमें परसेप्शन चेंज करना है। अगर हम पॉजिटिव परसेप्शन करेंगे ना, हर एक में कुछ कल्याण ढूंढने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमको हर घटना में कोई कल्याण दिखाई देगा। नहीं तो चिंता रहेगी, अरे ये तो बहुत नुकसान हो गया। एक जगह एक बड़ी जमीन लेनी थी रिट्रीट सेंटर के लिए। पूरे भारत में कहीं किसी भी सेंटर पर जमीन मकान लेनी हो तो वो फाइल मेरे पास आती है मधुबन में। हम उसे अप्रूव करते हैं तभी वो ले सकते हैं। तो उन्होंने फाइल भेजी मेरे पास। मुझे ठीक नहीं लगा, चेंज किया, 2-3 जमीनें चेंज हुई, फिर एक फाइनल हुई, अच्छी फाइनल हो गई, उसमें बहुत फायदा हो गया। फिर उन्होंने भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा, तो मुझे इनवाइट किया था खास कि भाई साहब आपको आना ही है भूमि पूजन के लिए। काम आ जाएंगे। फ्लाइट टिकट भी बुक हो गई थी, और यज्ञ के कुछ और भी बड़े जाने वाले थे, उनकी भी फ्लाइट टिकट बुक हो गई, कार्ड छप गए, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वो सितंबर एंड का समय था जब ये प्रोग्राम था, और अचानक 4-5 दिन पहले भारी बारिश शुरू हो गई। 4 साल की बात है, 4 साल। तो भारी बारिश शुरू हो गई, 2-3 दिन तक खूब बारिश पड़ी। तो वो जो रिट्रीट सेंटर के लिए जो जमीन ली थी, खेत था, वो तो पानी में भर गया। अब प्रोग्राम के 3 दिन बचे थे, और वो बहन जी का फोन आया कि ललित भाई, डेकोरेटर जो है वो कह रहा है कि मैं तो ऐसे में टेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी भी गीला है, पानी भरा हुआ है, और मौसम विभाग की सूचना है कि अभी 4 दिन और बारिश होनी, तो मैं तो टेंट नहीं लगा सकता। तो ललित भाई क्या करें, अभी प्रोग्राम का कैसे क्या करें? मैंने कहा बहन जी, जब जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है, अब उसकी चिंता क्यों करें? अगर हमारे हाथ में होता तो हम कुछ करते ही सही। अब जब ऑलरेडी पानी भरा हुआ है और भी बारिश होने की संभावना है, तो कोशिश आपने करके देख ली है, कोई भी टेंट वाला तैयार नहीं हो रहा है, तो इसको ड्रामा समझ के स्वीकार करो और पोस्टपोन कर दो, कि नेक्स्ट में देख लेंगे। बोले अरे सब जगह कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये कर लिया, वो हो गया, तैयारी कर ली सब। इनका सही बात है, अपना सबका विचार भी है कि प्रोग्राम हो, लेकिन सिचुएशन अच्छी है तो क्या करेंगे, आप पोस्टपोन कर लो, इसी में कोई कल्याण है। मेरे मुंह से ऐसा निकला, इसी में कोई कल्याण है। तो अभी तो कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है बहन जी, बोले हो जाएगा। वो पोस्टपोन किया, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं था, पोस्टपोन हुआ। फिर वो 15-1 दिन बाद मधुबन आए, यहाँ इस शहर में आप नहीं आए हैं, तो अगर आपके आने का कोई प्रोग्राम बने तो फिर थोड़ा भूमि पूजन का प्रोग्राम वापिस बड़े से करें। अच्छा, तो दादी ने तुरंत हंसाबेन को बुलाया, कैलेंडर देखा, तो 7 दिन बाद की तारीख दे दी, 8 दिन बाद की, कि ठीक है दादी उस दिन आ सकती है। और अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट था, तो चार्टर्ड प्लान करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट फ्लाइट में दादी पहुंच सकती थी। बहन जी ने कहा कि ठीक है दादी, जरूर हम तैयारी करते हैं। फिर मधुबन में मेरे ऑफिस में आए,
कहा ललित भाई मैं तो दादी के पास गई थी, दादी ने तो डेट दे दी 8 दिन बाद की। 8 दिन में सब कैसे होगा, दादी आ रही है। इनका दादी ने डेट दी है ना तो हो जाएगा, बस आपने रिहर्सल तो की हुई है, अब एक बार कर दो जाके तैयारी और सब हो जाएगा। तो उन्होंने जाके पूरी तैयारी की। मैं भी दादी के साथ उसी फ्लाइट में गया था। अब ड्रामा अनुसार जब पहले का प्रोग्राम था उस समय सरकार का भी कुछ प्रोग्राम पैरेलल चल रहा था, तो चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई भी आ नहीं रहा था। और अब जब दादी का प्रोग्राम बना तो सबके आने का प्रोग्राम बन गया। तो चीफ मिनिस्टर भी सेंटर पर आया, जैसे कल प्रोग्राम है तो आज शाम को हम दोपहर में पहुंच गए थे, तो शाम को चीफ मिनिस्टर सेंटर पर आया, 1 घंटा दादी के साथ रहा और बहुत अच्छी तरह से जो है मिला जुला। छोटा सा ऐसे हॉल में छोटा सा 40-50 भाई बहनों को बुलाया और वीवीआईपी को, और चीफ मिनिस्टर के साथ प्रोग्राम हो गया। और दूसरे दिन के प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3-4 मिनिस्टर, 3-4 सेक्रेटरीज आए और 4-5 हजार लोग आए। और पूरा वो जो जमीन था उसमें व्हाइट टेंट लगा के क्या सुंदर व्यवस्था कर दी। जबरदस्त प्रोग्राम हो गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। फिर जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो बहन जी के साथ भोजन कर रहे थे, मैंने कहा बहन जी हो गया प्रोग्राम? बहुत अच्छा। हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया। मैंने कहा वो थोड़े दिन पहले जब कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ था, तो थोड़ा आपको मन में लग रहा था। नहीं वो अच्छा है, कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी हुआ, वो सब कैंसिल हुआ था क्योंकि सीएम भी आ गए, डिप्टी सीएम भी आ गए और इतना बढ़िया प्रोग्राम हो गया। लेकिन अब वो कल्याण समझने में थोड़ा टाइम लग गया। तो हर चीज कल्याणकारी होती है, थोड़ा हमको समझना पड़ता है। मैं अहमदाबाद में रहता था, मेरे लौकिक में कोई ज्ञान में नहीं थे, सब विरोधी थे। 7 साल मेरा बांधेले का पार्ट रहा था, तो बहुत विरोध होता था घर से। वो यही कहते थे कि तू बीमार हो जाएगा तो तेरे को भोजन कौन कराएगा, डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, तू शादी नहीं कर रहा है तो ये कौन करेगा। वो चिंता रहती थी, इसलिए प्रेशर करते थे शादी करो शादी करो, तो चिंता रहती। मेरा 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पैर में फ्रैक्चर हो गया टिबिया में, तो स्टील का रोड डाला गया, लिगामेंट भी टियर हो गया, 2 ऑपरेशन हुए बड़े। तो उस समय में थोड़ा थोड़ा कभी कभी सेंटर पर जाके रहता था, बाकी घर में रहता था। तो जब ये सब हुआ तो ऑपरेशन के बाद सेंटर पर ले गए मुझे दीदी कि नहीं आप यहीं रहो, सेंटर पर ही रहो, यही आपको सेवा भी आपकी करेंगे और आप भी बाबा की सेवा करना, सोए सोए जो भी हो। हमारा तो कंप्यूटर का काम होता है, तो बेड में बैठे बैठे सारा दिन हम सेवा करते थे। तो लौकिक वाले सब मिलने आते थे, मुझे मिलने आते थे, तो आराम से बैठा हूँ, ऐसी चालू है, सेवा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे हंस रहे खेल रहे हैं। तब जाके माँ बाप बोला अब तेरी तो चिंता हमको नहीं है, लेकिन हमारा कौन करेगा वो चिंता है। माना मेरा पैर टूटने से ये कल्याण हुआ जो वो निश्चिंत हो गए, तो हमने कहा इसमें भी कल्याण है, पैर टूटने में भी कल्याण है। सो हर चीज में कल्याण, जो घटना हो गई वो कल्याणकारी है। हम ढूंढ लेंगे कल्याण क्या है, और नहीं दिखाई दे तो धीरज रखे कि दिखाई देगा आगे चल के, लेकिन है कल्याणकारी है। और ड्रामा की चौथी विशेषता है, ऐसा करके ड्रामा न्यायकारी है। न्याय मतलब ये किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ न्याय करता है। यानी हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे रिलेटिव्स के साथ जो हो रहा है, हमारे बिजनेस के साथ जो हो रहा है, जो हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने तो कभी किसी को चूं तक नहीं बोला, फिर भी इसको इतना अपमान क्यों सहन करना पड़ रहा है। ये सवाल उठता है कई बार। लेकिन याद रखे ड्रामा न्यायकारी है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही किसी कर्म का फल है। वो कर्म चाहे हमने 1 घंटा पहले किया, 1 महीने पहले किया, 1 साल पहले किया, या 1 जन्म पहले किया, पुराने जन्मों का भी फल मिलता है अभी। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही किसी कर्म का फल है।
इसमें हमें पूरा निश्चय होना चाहिए। जब ये निश्चय हो जाएगा तब मन में क्यों, क्या, कैसे नहीं उठेगा। क्या होगा, ठीक है, मेरे किसी कर्मों का फल, बस बात पूरी हो गई, उसको स्वीकार कर लेंगे। मूल बात है स्वीकार करने की। तो ड्रामा न्यायकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, कोई भगवान को उलाहना नहीं दे सकता, कोई ड्रामा को उलाहना नहीं दे सकता। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, इसमें उलाहने की कोई जगह नहीं है। तो ड्रामा की कितनी विशेषताएं देखी हमने। क्या थी पहली, ड्रामा फिक्स है, दूसरा एक्यूरेट है, तीसरा कल्याणकारी है, और चौथा न्यायकारी है। जो इन चार विशेषताओं, इन ड्रामा की चार दीवारी के अंदर जो रहता है वो सदा खुश रहेगा, सदा निश्चिंत रहेगा। उसे फिर कभी क्यों, क्या, कैसे, किस लिए का नहीं होगा। लेकिन मूल बात है कि ये सुनाने में तो ठीक है, ये चारों पॉइंट शायद आप भी चारों सुनाई देंगे, अभी जाके घर वालों को भी सुना देंगे और दूसरे 5-10 को भी और सुना देंगे आप। लेकिन जब हमारे पर घटता है उस समय उसको याद रहे, विश्वास हो और माने उसका, उस पॉइंट को। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, किसी के भी घर कोई डेथ होती थी, रोते थे लोग, परिवार वाले, स्वजन, सब, वो जाके सबको ज्ञान सुनाता था। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर छोड़ा है, आत्मा तो फिर शरीर लेगी, ज्ञान सुना के उनको शांत करता था। तो लोग समझते थे बड़ा ज्ञानी है, प्रकांड ज्ञानी है वो, तो वो सबको सुनाता था, अच्छा लगता था सबको। एक बार एक माँ और बच्ची गांव से बाहर जा रहे थे, तो ब्राह्मण के घर के बाहर से निकल रहे थे, तो अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने सोचा ब्राह्मण के घर में कौन रो रहा है, दरवाजा खोल के अंदर गए तो ब्राह्मण ही रो रहा था जोर जोर से। वो बच्ची को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ को भी आश्चर्य, जो सारे गांव को शांत करता है वो खुद रो रहा है। कहा, अरे ब्राह्मण महाराज, आप रो रहे हो, आप तो सबको शांत करने वाले हो, आप क्यों रो रहे हो? मेरी बकरी मर गई। वो बच्ची कहे, अभी 1 महीने पहले मेरे पिताजी ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा, युवा थे, एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा, हम कितने रो रहे थे, कितने दुख में थे, तो आपने आके हमें कितना अच्छा ज्ञान सुनाया और कितना समझाया, जो हम शांत हो गए रोते हुए, कितना अच्छा। और आपकी बकरी मर गई, उसमें आप रो रहे हो? तो कहा, वो आपके पिताजी थे, ये मेरी बकरी है। तो बात ये है कि जब ये ज्ञान, तो कई पॉइंट है बाबा के, कई पॉइंट बाबा ने दिए हुए ज्ञान के, तो लेकिन जिस समय उन्हें यूज करना है वो स्मृति में रहे और यूज करें हम, तब हम चिंता मुक्त हो सकेंगे। नहीं तो ये पॉइंट भी लिखे हुए रह जाएंगे और 1-2 घंटा चिंता करने के बाद याद आएगा, वो तो टाइम वेस्ट हो गया। बाबा कहता है निरंतर याद में रहो, चिंता करेंगे तो याद कहां से रहेगी। निरंतर याद में रहने के लिए इन पॉइंट को स्मृति में रखकर उसी समय जब ऐसी कोई भी बात हो, ये चारों ड्रामा के पॉइंट में से कोई जो लागू होता वो पॉइंट अप्लाई कर देवे तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभ भावना, शुभकामना है कि ये सत्कार भवन की फुलवारी हमारे जय प्रकाश भाई जी, सुनीता बहन जी और पूरे भोला भाई, हमारे सभी बहने भाई जो इस प्रकार से बहुत अच्छी फुलवारी बनाई हुई है, वो सदा निश्चिंत रहे, खिले हुए खुशबूदार गुलाब की तरह आप सभी रहे, यही हमारी बहुत बड़ी शांति है।